गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सही कल हमने डिस्कस किया था एटम के बारे में, थोड़ा सा एटॉमिक नंबर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कार्बन के बारे में पूरा चैप्टर अपना डिस्कस कर रहे थे, कार्बन यूनिट से कंपाउंड। हमने कल जाना था कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन एटॉमिक नंबर 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हमने कल किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, और सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जो आउटरमोस्ट सेल है उस सेल को हमने किसका नाम दिया था? वैलेंस सेल, दैट इज द आउटरमोस्ट सेल। और इसी वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने नाम दिया था, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के केस में कितने हैं? 4। कल तक ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी कि किसी भी एटम का अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम हो तो एटॉमिक नंबर क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो उस इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सेल्स में। तो के सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एल सेल में कार्बन के केस में जो कि इसकी वैलेंस सेल होगी, आउटरमोस्ट सेल होगी, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स के आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के केस में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? 4। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? कितना एटॉमिक नंबर सोडियम का? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड सेल के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो हम जानते हैं सभी भाई कि सेकंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 8। तो हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके सेकंड सेल में के एल सेल में। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है, वो आपके कौन सी सेल में चला जाएगा? थर्ड सेल में, दैट इज एल सेल। तो हमारे पास सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा? 2 8 2। हमारे पास ये जो सेल होगी यानी कि के सेल में, एल सेल में, और ये हमारे पास एम। यहाँ पर ये आपकी के सेल है, ये एल सेल है। तो सोडियम के केस में हमारे पास जो आउटरमोस्ट सेल है दैट इज एम सेल। ये इसकी क्या कही जाएगी? वैलेंस सेल के आउटरमोस्ट सेल इसको। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 1। तो हमारे पास ये इसका आउटरमोस्ट सेल है, सबसे लास्ट सेल है, सबसे बाह्य सेल है, उसको क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यही बात हमने क्या फाइंड आउट करना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमने फाइंड आउट करनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के केस में कितने होंगे? यानी कि ये वो संख्या है जो कि किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? सबसे आउटरमोस्ट सेल में, यानी कि एम सेल में। सोडियम के केस में एम जो आउटरमोस्ट सेल है, वैलेंस सेल है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कल लास्ट लेक्चर में कि आउटरमोस्ट सेल में यानी कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी तक हो सकती है हमारे लिए, यानी कि हम अगर अपने तक सीमित करें बात को तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं।
तो कल हमने ये देखा था कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, या 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो अगर कोई भी आपके पास एटम है, एलिमेंट है, अगर उसका आउटरमोस्ट सेल यानी कि वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल है, यानी कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर वो L या M सेल में से कोई सेल है, तो उन एलिमेंट्स को हमने स्पेशल नाम दे दिया था किसका भाई, नोबल गैस। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा। तो हर कोई एटम ये कोशिश करता है कि वो अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि उसके सबसे नज़दीक की जो नोबल गैस है, उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे, अचीव करे, यानी कि बेसिकली उसको अपने आउटरमोस्ट सेल को क्या करना होता है, कंप्लीटली फिल करना होता है। यहाँ एक छोटा सा एक्सेप्शन उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा हीलियम का, क्योंकि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 2। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली सेल में एंटर। तो ये इसकी वैलेंस सेल है। फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हीलियम के लिए ये जो वैलेंसी है, यानी कि जो आउटरमोस्ट सेल है, यानी कि जो वैलेंस सेल वो कंप्लीटली फिल है। तो एक किस्म से एक एक्सेप्शन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि हीलियम एक ऐसा एग्जाम्पल है एलिमेंट का, यानी कि नोबल गैसेस का, जिसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये भी एक नोबल गैस ही है आपका, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट है। हीलियम को छोड़ के बाकी जो आपके एलिमेंट्स बच गए हैं, उनके लिए यानी कि जो हीलियम से आगे की सीरीज में आते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 होगा, तो उनके केस में अगर बाय चांस किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटरमोस्ट सेल में, तो वो कंप्लीटली फिल नहीं होगा। सिर्फ एक हीलियम ही है जिसके आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, चूंकि ये फर्स्ट सेल है, यानी कि के सेल, और के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो कंप्लीटली फिल है, और ये भी एक नोबल गैस है। ठीक है, तो हर किसी एटम की क्या कोशिश है, हर किसी एटम की कोशिश ये है कि वो किसको अचीव करे, अपने नियरेस्ट जो भी नोबल गैस है उसके कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की कोशिश करता है। और ऐसा क्यों करता है, तो हम उसको डिस्कस कर चुके थे। ऐसा एटम इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। तो हमने यहाँ 2 एग्जाम्पल देखे, कार्बन का, दूसरा सोडियम का। कार्बन के बारे में हमने 3 बातें जानी, और सोडियम के बारे में भी हमने 3 बातें जानी, उसका एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे लिए ये जरूरी बन जाता है कि हम कुछ जो है आपके पास यहाँ पर जो बेसिक से एलिमेंट्स हैं, जिनकी हमें बार बार आवश्यकता होगी अपने इस चैप्टर में, तो उनमें से कुछ के मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूँगा, ये तीनों बातें। और आपको 1 से लेकर 20 तक, 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर, जिन जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इस रेंज में आता है 1 से 20, उन एलिमेंट्स के सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो आपने रिवाइज करना है। 9th क्लास में काम जो है कर लिया हुआ, तो उसको एक बार आपने रिमाइंड करना, रिवाइज करना है, कॉपी पर लिख कर देख रहे हैं 1 से 20 तक आपने सीरीज लिखा एटॉमिक नंबर, तो कौन सा एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, 2 है, 3, उसको याद करना है, आपने उसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिखनी है, और साथ में ये भी लिखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन सी सेल में, के सेल में है, एल सेल में, एम में है, या एन सेल में। तो ये काम आपको करना है, ताकि आपको जब आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको कम से कम 20 तक ये जो है टेबल आपको लर्न करनी है। ठीक है, तो कल के डिस्कशन में हमने 2 चीजें डिस्कस की थी कि भाई कोई भी एटम, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो सकती है,
और उसको अपना कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना, कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। तो उसके लिए दो काम उसको करने पड़ सकते हैं, यानी कि उसको या तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, दो में से एक को चूज करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और जो उसके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा उसको वो रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर किसी का ऑटोनोमस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऑटोनोमस शेल को फिल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, या फिर क्या किया जा सकता है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसी दूसरे एटम को। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और मीडियम का केस नहीं है तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, या फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। और हमने ये देखा था कि 7 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स लेना जो है एक किस्म से इम्पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको क्या करना पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होगा, ज़्यादा आसान है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है ऑटोनोमस शेल में तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास कोई ऐसा एग्जांपल है जिसके लास्ट सेल में ऐसा कोई एटम है जिसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की उसको आवश्यकता होगी कंप्लीटली फिल करने के लिए, क्योंकि उसे बेटर उसके पास दूसरी चॉइस है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, लूज। ये केस हमने डिस्कस नहीं किया था, उसको हमने जो है आगे के लिए लेफ्ट किया था कि वह इस केस को बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या स्थिति होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो क्या किया जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जा सकते हैं, बट इन दिस केस 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना क्या होगा, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना क्या होगा, आसान होगा एज कंपेयर टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स। 6 के केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होंगे, गेन करने होंगे। 7 का अगर केस है तो इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, आपको गेन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इजी नहीं है। और अगर आउटमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल है, यानी कि वो एक नोबल गैस है, तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये काफ़ी जो है अनरिएक्टिव गैसेस हैं, क्योंकि इनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनके आउटमोस्ट शेल क्या कंप्लीटली फिल है, पहले से क्या है, स्टेबल है, आप ये कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम इस चैप्टर को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। ताकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम इसी एलिमेंट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम पहले इसी चैप्टर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसी खास बात, ऐसी जो है विशेष ऐसी कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज कार्बन के पास है तो दूसरे एलिमेंट्स के पास नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि कार्बन जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में हर ऑब्जेक्ट में, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट है। और अगर लिविंग थिंग की बात की जाए, लिविंग बीइंग्स में, तो टोटली जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, यानी कि अगर हम अपनी बात करें, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो बनाई हुआ किससे है, कार्बन के कंपाउंड से। तो इसलिए हमारे लिए साइंस में कार्बन की स्टडी दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्बन कितनी परसेंटेज है कार्बन की, अगर हम बात करें कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन की प्रेजेंस कितनी है, या हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की प्रेजेंस कितनी है, तो कार्बन की कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि कंपाउंड्स कितने आज तक हमने कार्बन के जान ली, कि मैं बात कर रहा हूँ कि हर चीज़ में कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम एक लिस्ट बनाएं, फॉर एग्जांपल हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट बनाते हैं, कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि नॉन लिविंग जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट हम बनाते हैं, तो आप ये पाएंगे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में टोटली कार्बन के कंपाउंड्स ही प्रेजेंट है मोस्ट। और जो आपने लिस्ट बनाई है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, उनमें भी कार्बन किसी न किसी रूप में प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी एक लार्ज वैरायटी प्रेजेंट है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट है। तो अर्थ क्रस्ट में और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा कितनी है, तो ये तो थोड़ा सा पॉसिबल है फाइंड आउट करना कि कार्बन की मात्रा कितनी है एटमॉस्फेयर में, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैसेस प्रेजेंट है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑक्साइड गैस CO2। इस गैस का नाम हम खूब सुने हैं, जानते हैं इस गैस के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। इसका फार्मूला क्या है? CO2, इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फार्मूला। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो इसकी कितनी परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की? कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कितनी है भाई? 0.03%। कार्बन की नहीं, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.03%। तो हमारे पास इसकी जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एटमॉस्फेयर में वो कितनी है? सिर्फ 0.03%। मतलब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से कंपेयर किया जाए तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, यानी कि बहुत ही कम जो है परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। और अगर हम बात करें भाई कि अर्थ क्रस्ट में जो आपका कार्बन प्रेजेंट है वो कितना है? मिनरल्स की फॉर्म में, यानी कि कार्बोनेट्स की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, यानी कि उसके जो आपके कंपाउंड्स की फॉर्म में जो परसेंटेज है कहाँ? अर्थ की क्रस्ट में। अर्थ की क्रस्ट में सिर्फ कितने परसेंटेज है? 0.02%। यानी कि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो कार्बन के कंपाउंड्स की परसेंटेज 0.03% इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और अर्थ क्रस्ट की अगर बात करते हैं तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उसकी परसेंटेज सिर्फ कितनी है? 0.02%। कितनी परसेंटेज है? बहुत ही कम, बहुत कम परसेंटेज में कार्बन मौजूद है। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन इसके कंपाउंड्स की फॉर्म में, उसके साल्ट की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल कैल्शियम जो आपके एग्जांपल ले सकते हैं आप, उसके कार्बोनेट्स की फॉर्म में, उसके बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो कितने परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट में? 0.02%। क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछ सकता है। तो इतनी कम परसेंटेज होने के बावजूद भी, परसेंटेज कम है लेकिन कंपाउंड्स की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। कितनी संख्या है कार्बन के कंपाउंड्स की जो हम अब तक फाइंड आउट कर चुके हैं, जो हम जानते हैं? लगभग 3 मिलियन। हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स की जो संख्या है, कि नंबर है, गिनती है, कितनी है? 3 मिलियन। और किसी एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि और किसी एलिमेंट की संख्या जो हो इतनी ज़्यादा नहीं है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। परसेंटेज भले ही कम है कार्बन के कंपाउंड्स की, लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए ही हम यहाँ पर कार्बन के बारे में वो प्रॉपर्टीज जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ ऐसा क्यों नहीं है, कार्बन के साथ ऐसा क्यों है कि इसके जो कंपाउंड्स उसकी संख्या इतनी ज़्यादा है। तो इस बात को समझने के लिए हमें इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है कि भाई दूसरे एलिमेंट्स के केस में वो बात यही है जो कार्बन के साथ है। इनके कार्बन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इसके कंपाउंड्स की संख्या इतनी ज़्यादा है, या फिर हम कार्बन को क्यों स्टडी करें। तो चूँकि आप जानते हैं साइंस जो है वो नेचुरल फिनोमेना और नेचर की स्टडी है, तो हम हमेशा जो है उत्सुक रहते हैं जानने के लिए कि भाई हमारा शरीर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या चीज़ है जो हमारे शरीर के प्रोसेसेस में, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस हैं उनमें हो रहे हैं, तो उन सभी में कहीं ना कहीं कार्बन की इन्वॉल्वमेंट है। तो हम इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में भी जानना चाहते हैं कि कार्बन ने कैसे जो है कंपाउंड्स को बनाया होगा। और हम सबसे पहले अपनी जो नॉलेज है उसको, जो हमारी नॉलेज हमें पता है, उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि अगर कोई एटम स्टेबल होना चाहता है तो उसको ये कोई एक स्टेप चुनना होगा कि उसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो हमारे ये तो बात समझ आ रही कि वैसा करना होगा, लेकिन
इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का मतलब यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम को या दूसरे एलिमेंट को यानी कि आपको क्या करने पड़ेंगे, ट्रांसफर करने पड़ेंगे, उस एटम को देने पड़ेंगे। वो अब उसके अपने नहीं रहेंगे, वो उसको दूसरे को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोडियम जो है उसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये साथ ले लेगा नहीं, इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, लूज करना। तो हम उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ डॉट से प्रेजेंट करते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। किसी बुक में आपको क्रॉस से जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, किसी बुक में किसी और सिंबल का यूज किया होगा, तो हम यहाँ पर डॉट का यूज करते हैं। तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। और फर्स्ट सेल में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसको आप न्यूक्लियस मान लेते हैं, तो फर्स्ट जो आपका सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड सेल हुई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और लास्ट जो थर्ड सेल है, वैलेंस सेल, जिसको हम नाम दिया आउटमोस्ट सेल, उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपकी के सेल है, ये आपकी एल सेल है, और ये आपकी एम सेल। तो सोडियम की जो वैलेंस सेल है वो एम है, और उसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। तो सोडियम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो उसके इसमें उसकी वैलेंस सेल ये होगी, यानी कि इसका आउटरमोस्ट शेल हो गया, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल है, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। तो हम वो स्थिति देखते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो क्या होगा, लूज करने के बाद गेन करता है तो क्या होगा। तो सोडियम का हमने केस देखा, तो सोडियम के केस में अगर सपोज कीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास नहीं है, अब इसने इसको लूज कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा। आप जानते हैं एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके पास 11 प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी थी, 11 थी। 11 प्रोटॉन है और 11 में क्या है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपने आप को स्टेबल करने के लिए सोडियम ने क्या किया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है आपका सोडियम, तो कितनी संख्या रह जाएगी इलेक्ट्रॉन से, 10 एक इलेक्ट्रॉन से लूज करती है। लेकिन क्या प्रोटॉन की संख्या में कोई कमी आई है, या प्रोटॉन को लूज किया है सोडियम ने, ऐसा तो नहीं हुआ। प्रोटॉन के बारे में तो हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया, तो प्रोटॉन्स की संख्या उतनी ही रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है, कम। तो अगर हम बात करें सोडियम की, अब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने के बाद। तो प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इनके इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इन दोनों पर जो चार्ज है वो इक्वल होता है। तो प्रोटॉन हमारे पास 11 है और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया सोडियम ने, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हुई, 10। तो हमारे पास अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम। पहले तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट कर देने के बाद, लूज कर देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन्स की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो सोडियम के ऊपर क्या होगा, चार्ज अपीयर होगा। कैसा, अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देने के बाद क्या स्थिति,
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्रोटॉन की संख्या सिर्फ 1 इंक्रीज हुई, तो 1 पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को क्या करती है इसने? लूज किया। तो सोडियम ने